अब हम डिस्कस करेंगे आज से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। इसके पहले रेजिस्टेंस हमने बहुत कुछ पढ़ा था, इस चैप्टर के प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें हर एक चीज़ का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की ज़रूरत क्या है? तो पहले तो ये देखो कि हमने जो लास्ट वीडियो में हमने कार्बन रेजिस्टर्स की बात की थी, और इसमें हमने बताया था कि हमारे पास जो रेजिस्टर्स हैं वो फिक्स वैल्यू के बनाए जाते हैं। जो रेजिस्टेंस हमारे पास फिक्स यानी हर वैल्यू के रेजिस्टर्स नहीं बनाए जाते हैं। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर रेजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने नहीं किया है, नहीं बनाया गया है, तो रेजिस्टेंस को कैसे हम अप्लाई करेंगे सर्किट में? तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड होता है जिसमें हम लोग डिफरेंट वैल्यूज को रेजिस्टेंस को हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं और उसका एक रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो ये दो तरह से कॉम्बिनेशन होता है। एक कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज और दूसरा कहलाता है पैरेलल। यानी रेजिस्टर्स को हम दो तरह से जोड़ेंगे, एक सीरीज में जोड़ेंगे और दूसरा क्या होगा, पैरेलल में। बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीरीज में जोड़ने से क्या फ़ायदे हैं या क्या हम किस तरह का इसका रिजल्टेंट मिलता है और ऐसे में पैरेलल में क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टर्स का सीरीज में जोड़ना। सीरीज का मतलब बेसिक यहाँ देखो कैसे है। अगर आप सपोज करो कि आप 3 फ्रेंड्स हो और हमने कहा कि जो तीनों फ्रेंड्स हैं एक सीरीज में खड़े हो जाए। तो सीरीज में खड़े होने का मतलब यहाँ है कि अगर पहला फ्रेंड है उसका लेफ्ट हैंड, उसका बायां हाथ क्या होगा दूसरे फ्रेंड के दाहिने हाथ से, यानी पहले फ्रेंड का लेफ्ट हैंड, सेकेंड जो दूसरा फ्रेंड है उसके राइट हैंड को, दूसरे फ्रेंड का लेफ्ट हैंड, थर्ड का कौन सा, राइट। अगर आप में ऐसे पकड़ लिया गया हाथ तो इस तरह से ये जो बनेगा दैट इज द सीरीज। जैसे हमने देखो हमारे पास डिफरेंट रेजिस्टर्स है। सभी सपोज करो कि हमारे पास एक रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है। तो कैसे हम जो जोड़ते हैं, देखिए ऐसे जोड़ दिए जाते हैं। पहले रेजिस्टर का ये फर्स्ट आर्म है, फर्स्ट टर्मिनल है, ये पहले रेजिस्टर का सेकेंड है, ये क्या चीज़ है, सेकेंड रेजिस्टर का फर्स्ट है। इसको आप ऐसे टच करा दो, यानी यहाँ इसको जोड़ दो। ऐसे क्या करो, फिर इसके साथ आप तीसरा रेजिस्टर लो, तीसरे का क्या करो, तीसरे का फर्स्ट आर्म क्या करो, तीसरे का फर्स्ट आर्म दूसरे के सेकेंड से जोड़ दो। तो ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन मिलेगा ये कहलाएगा सीरीज में। यानी हम करेंगे क्या, हमारे पास डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं और इनको जोड़ना है किसमें, सीरीज में जोड़ना है। तो देखो पहला रेजिस्टर आपके पास हो गया जिसकी वैल्यू क्या हो गई, जिसकी वैल्यू हमारे पास R1 हो गई। ऐसे हमारे पास दूसरा रेजिस्टर है, देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हमारे पास R2 हो गई। और हमारे पास ऐसे थर्ड रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, R3 हो गई। ये 3 रेजिस्टर्स हो गए और तीनों को हम लोग कैसे जोड़ रहे हैं, सीरीज में जोड़ रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में। ठीक है, आप कैसे जोड़ रहे हैं, इसको आप जोड़ रहे हैं किसमें, सीरीज में जोड़ रहे हैं। सही कर लो इसको, सीरीज में। आपका इसका कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में जोड़ रहे हैं। यानी सीरीज में कॉम्बिनेशन में करते क्या है, सीरीज के कॉम्बिनेशन में हम लोग इस तरह से हमने बताया कि किस तरह से हम लोग जोड़ते जाते हैं। क्लियर है? अब आपके पास रजिस्टर हो गया, इसकी वैल्यू हो गई R1, इस रजिस्टर की वैल्यू क्या हो गई R2 और इस रजिस्टर की वैल्यू क्या हो गई R3। इस तरह से हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। इनको ऐड करने के बाद इनको करते क्या है, एक सेल के थ्रू इनको हमने कनेक्ट कर दिया और सर्किट में हमने क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। स्विच हमारा अभी मान लेते हैं ऑफ है। ये हमारी सर्किट रेडी हो गई। रेडी का मतलब अब इसमें हम करंट फ्लो करा सकते हैं। अगर जैसे स्विच ऑन करेंगे ये हमारे पास इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया किसका, रेजिस्टर का सीरीज में। सीरीज में हमने क्या बताया, किस तरह से इसे जोड़ते जाएंगे। तो ये हमारा जैसे 2, 3, 4 जितने भी रेजिस्टर आप जोड़ना चाहें ऐसे जोड़ सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। यानी हमने क्या किया, इनको सीरीज में जोड़ दिया। अब यहाँ देखो क्या करना है, यहाँ हमारे पास एक सेल है या बैटरी जिसका वोल्टेज क्या है, V है। अब हमने यहाँ स्विच को ऑन कर दिया। जैसे स्विच को ऑन करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, सर्किट हमारी रेडी है। यहाँ से करंट निकलना शुरू करेगी। करंट निकलेगी, कितनी करंट निकलेगी, तो हमारे यहाँ से करंट I निकलेगी। I करंट निकलेगी और ये करंट ऐसे होते हुए आगे बढ़ रही है। जब ये करंट जब यहाँ पहुँच रही है तो उस करंट को पास करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, करंट को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। यानी इस तरह से ये करंट हमारी ऐसे होते हुए, देखिए इस तरह से होते हुए इन रेजिस्टेंस में होते हुए वापस ऐसे आती है,
इस तरह से आते हुए, और यहाँ पे फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव थे, यानी पहले क्या, ये पहले पॉजिटिव से निकल रही है, इस तरह से आती है और यहाँ पे नेगेटिव पहुँचती है और सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव। इस तरह से जो सर्किट में अब हमारे पास जो टोटल करंट है वो I फ्लो करेगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जितने भी रेजिस्टर हैं सब में करंट का फ्लो कैसे, सबकी वैल्यू कितनी होगी, I। यानी I रीज़न यही है कि भाई करंट को फ्लो करने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता जब है तो करंट क्या होगा, उसी पाथ से फ्लो करेगी, यानी सारे रेजिस्टर्स में करंट की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हमेशा याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। ये जो तीनों रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू कैसी कितनी आएगी। उतना जानने से पहले हम कुछ और भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बैटरी है इसका वोल्टेज V है ना, ये इस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये हो गया, इस वैल्यू का रेजिस्टेंस कितना है, इस वैल्यू का रेजिस्टेंस R1 है, तो उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये जो रेजिस्टर है यहाँ से कुछ वोल्टेज अपने आप क्या करता है, यहाँ ड्रॉप कराता है। यानी हमने मान लिया ये वोल्टेज कैसा है, ये वोल्टेज V1 ये अपने ड्रॉप करता है, या कह सकते हैं V1 वोल्टेज जहाँ रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस ड्रॉप है। ऐसे हमारे पास रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज है, वो है V2 है, और रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस वोल्टेज कितना है, V3 है। भाई सिंपल सी बात है, इसको दूसरे एग्जांपल से समझ लो। भाई अगर हमारे पास कोई पार्टी मिली है, पार्टी में सारे बच्चे गए खाना खाने के लिए, तो भाई उसमें क्या आपको दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि मेज पे डिफरेंट डिफरेंट आपके खाने रखे हुए हैं। तो आप भाई जिसके जैसे खुराक होगी ना, जो जितना खा सकता उतना खाएगा। भाई किसी को 2 रोटी लेना है तो 2 रोटी लेगा, किसी को 3 लेना है तो कोई 3 लेगा, कोई 10 वाला भी होगा 10 वाला भी ले सकता है। तो वो कैसा रजिस्टर है, यानी ये आपका वो सिस्टम में या आपकी फूड्स है जो रखे गए हैं, यहाँ से जितनी जिसकी खुराक होगी उतना उतना ले लेगा। उसी तरह से यानी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ से जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होगा, किसी के पास V1, V2 और V3। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये बची कि ये जो टोटल है ना, यही V क्या होगा, यही V यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो 2 चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है, वोल्टेज का हो रहा है। यानी इस सर्किट में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये जो वोल्टेज V है ये किसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये V1 प्लस V2 प्लस V3। ये वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी ये वोल्टेज V है इनके पास क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि सब में करंट की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो I सेम फॉर ऑल रजिस्टर। करंट कैसी है, करंट इज सेम फॉर ऑल रजिस्टर। I इज सेम फॉर ऑल रजिस्टर। सारे रजिस्टर में करंट की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। अब उसमें देखो क्या है, जब करंट की वैल्यू सेम हो गई तो करना क्या है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि आप क्या कर रहे हो, इन सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू को, इनको क्या करो, इनका एक ऐसा सर्किट बनाओ कि यहाँ पे हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए, इसकी वैल्यू क्या हो गई, RS स्टैंड फॉर सीरीज। अब हमने फिर से वही उसी सर्किट को हमने बढ़ाया, और अभी भी हमारे पास सेल की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू वही है, उसका वोल्टेज V है, स्विच हमारा वही है। और हमने RS को ऐसा सेलेक्ट किया, RS की वैल्यू को ऐसा सेलेक्ट किया कि अभी भी यहाँ से करंट कितनी जा रही है, I ही जा रही है। ये क्या है, ये हमारा इनका इक्विवेलेंट सर्किट है। इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट मतलब कि इनका रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जिसका नाम क्या है, RS। S स्टैंड फॉर सीरीज। और RS की वैल्यू हमने ऐसे सेलेक्ट की कि अभी भी सर्किट में कितनी करंट जा रही है, अभी भी करंट की वैल्यू I ही जा रही है। तो जरा देखो अब करते क्या है हम लोग, इसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट हमें मिल गया, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया और करंट कैसा है, सेम है। तो पहले तो याद करो कि हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है ना, V इज इक्वल टू I इंटू आर। V इज इक्वल टू I इंटू आर। इस फॉर्मूले से देखो तो हमारे पास यहाँ जो V1 होगा वो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा I इंटू R1। दूसरा जो वोल्टेज V2 क्या होगा, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। ऐसे V3 क्या होगा,
V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। ये तो हमारी जो डिफरेंट वोल्टेज है ना डिफरेंट रेजिस्टर्स के क्रॉस, उसके लिए V1 V2 V3 की वैल्यू आ गई। अब इसी चीज को हम यहां पे निकालें, क्योंकि यहां भी देखो वोल्टेज कितना है V है और इसका रेजिस्टेंस कितना है RS है, यानी हमने इस सर्किट का इक्विवेलेंट लिया रेजिस्टर, इन रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिया, वो आ गया RS। और RS हमने ऐसा सेलेक्ट किया कि अभी भी सर्किट का वोल्टेज वही है और करंट भी कितनी है, वही है। तो इस तरह से उस वोल्टेज के लिए जो V होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, करंट अभी भी I है और उसका रेजिस्टेंस कितना है, RS है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो और इक्वेशन 1 में क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा V1 इज इक्वल टू लिखोगे I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3 और I क्या हो गया, I आपका कॉमन हो गया। तो आपके पास रेजिस्टर्स देखिए क्या हो गए, आपके पास ये आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या कहा, आपने कहा कि V जो है ये किसके बराबर है, I इंटू RS। ये हो गया I इंटू RS। I को कैंसिल कर दो यहाँ, अगर I आपका कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास क्या, आपके पास बचा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी इस तरह से सीरीज के कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो R इक्विवेलेंट यानी जो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो क्या कहता है कि तीनों रेजिस्टेंस को सिंपली आप ऐड कर दो, तीनों रेजिस्टेंस को क्या कर दो, सिंपली आप ऐड कर दो। सिंपली देखो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे आपको सिंपल एक एग्जांपल हम दे दें कि मान लो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज के रेजिस्टर्स हैं। जैसे मान लो किसी की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है, किसी की वैल्यू क्या है, 4 ओम है, किसी की वैल्यू क्या है, 5 ओम है, और इनका कॉम्बिनेशन कैसे किया गया है, सीरीज में किया गया है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 5, देख लो कितना हो गया, ये आपका 11 ओम। सिंपल क्या करते हैं, यानी सीरीज के लिए क्या करना होगा, सीरीज के लिए सिंपल आप क्या करोगे, सिंपली उनको ऐड कर दोगे। देखो सिंपली क्या किया है, सबको ऐड कर दिया गया है। अब इसमें देखो इसका एक बड़ा अच्छा सा कंक्लूजन यह निकल रहा है कि अगर आप 2, 4, 5 को ऐड कर रहे हो तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। इसका मतलब जो मैक्सिमम है उससे भी ज्यादा आ रहा है, उससे भी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो इसका मतलब हो गया कि अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो मैक्सिमम वाले से भी ज्यादा आता है। तो मान लो हमको इस तरह से 11 ओम के रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास ये 2, 4 और 5 के होंगे, तो क्या करना होगा, इनको सीरीज में जोड़ देंगे तो इस तरह से हमारे क्या मिल जाएगा, हमें 11 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस हमारा 11 ओम आ गया। अब हम क्या देखते हैं, इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों को और समझ लेते हैं एक बार फिर से। क्या समझना था आपको ये देखना था कि जब हम इस तरह से रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हैं तो क्या चीज़ हमने बताया था कि ये करंट सब में कैसी होगी, सेम होगी और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी जो वोल्टेज बटेगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बटेगा, यानी जिस तरह से रेजिस्टेंस होगा उस हिसाब से वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब हम ये देखो, हमने क्या कहा कि सब में करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट की वैल्यू सब में सेम होगी। यानी अगर आप आपसे ये पूछें कि I1 की वैल्यू यहाँ से देखो, यहाँ I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो गया V1 अपॉन R1। ऐसे आप यहाँ देखो I इज इक्वल टू हो गया V2 अपॉन R2 और यहाँ पे I इज इक्वल टू थर्ड के लिए क्या हो गया, I इज इक्वल टू आ गया V3 अपॉन R3। ये 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास। ये देखो ये I तो सब में सेम हो गया, तो आप एक रिलेशन और स्टेब्लिश कर सकते हो। क्या आप यहाँ लिख सकते हो कि V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2 इज इक्वल टू V3 अपॉन R3। एक तो रिलेशन आप इसे लिख सकते हैं। अब हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है V1 इज टू V2 इज टू V3 वो किसके बराबर है, R1 इज टू R2 इज टू R3। ये भी रिलेशन वैसे दिखा सकते हैं इनके बीच का। क्लियर है? तो ये इस तरह से सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में हमें डिफरेंट वैल्यूज दी रहेंगी और हमें इक्विवेलेंट निकालने के लिए सिंपल क्या करना होगा, इनको सिंपल एडिशन करना होगा और इस तरह से हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो जो मैक्सिमम वाला होगा उससे भी ज्यादा आएगा।
तो ये 2 चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा कि कैसे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन और कैसे हमारा करंट इसमें सेम रहता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल। सीरीज में हमने देख लिया कि सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस को पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं। तो पैरेलल में ऐड करने का और देखो सिंपल तरीका है कि देखो ये सबके फर्स्ट टर्मिनल कैसे होते हैं, एक जगह। अगर ये 3 अलग अलग रेजिस्टेंस हैं तो तीनों के फर्स्ट टर्मिनल कहाँ हो गए, एक जगह, और सेकेंड वाले क्या कर दो, एक जगह जोड़ दो इस तरह से। ये तीनों एक जगह और ये दूसरा, ये तीनों कहाँ, एक जगह। इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, पैरेलल में कहलाएगा। तो एक चीज़ थोड़ा याद रखना कि रेजिस्टर में प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं होता है। जो चीज़ इधर होती है वही चीज़ इधर होता है, ऐसा कुछ प्लस माइनस नहीं होता है। बट हमने क्या किया, हमने कि सारे रेजिस्टर्स का फर्स्ट टर्मिनल एक जगह कर दिया, एक जगह इसको ऐड कर दिया और दूसरे को एक जगह ऐड कर दिया। इस तरह से ये क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल। तो देखते हैं कैसे इसको डायग्राम में सॉल्व करना है। तो ये देखो हमारे पास डिफरेंट रेजिस्टर्स लेते हैं हम। ये रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू क्या है, R1 हो जाएगा। ऐसे हम दूसरा रेजिस्टर लेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास R2, और ये थर्ड रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, R3। ये 3 रेजिस्टर्स हो गए। और ये तीनों रेजिस्टर्स कैसे हैं, ये तीनों रेजिस्टर हमारे पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब क्या करना होगा, देखिए इस तरह से इनको तीनों के तीनों रेजिस्टर्स के फर्स्ट टर्मिनल एक जगह कर दो और जो सेकेंड टर्मिनल इनको कहाँ जगह, एक जगह कर दो। और फिर क्या करेंगे, इसको आप जोड़ देंगे एक बैटरी से। देखो आपने इनको एक सेल के थ्रू इसको ऐड कर दिया। आप चाहे तो सर्किट में एक स्विच भी लगा लो। ये हमारी सर्किट तैयार हो गई। ये डिफरेंट 3 रेजिस्टर्स हो गए जिनकी वैल्यू R1, R2, R3 हो गई। इनकी वैल्यूज R1 हो गई, R2 हो गई और ये R3 हो गई। और ये सेल का जो वोल्टेज क्या हो गया, V हो गया। ये सर्किट हमारी रेडी है। जैसे स्विच ऑन करेंगे क्या होगा, यहां से करंट ऐसे निकलेगी और ये जब करंट निकलेगी तो क्या होगा, जरा देखते हैं आगे। ये करंट ऐसे पहुंचेगी आगे, कितनी करंट गई, यहां से I। और जैसे करंट यहां पहुंचती है इस टर्मिनल पे, इस करंट को चलने के 3 रास्ते दिखते हैं। 3 रास्ते का मतलब एक रास्ता हमारा इधर से जाएगा, करंट का कुछ पार्ट इधर जाएगा और कुछ पार्ट इधर जाएगा। यानी इस पॉइंट पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो हमने मान लिया यहाँ करंट I1, इसमें करंट I2 और इसमें करंट कितनी हो गई, I3। यानी ये तीनों करंट अपने अपने रास्ते होते हुए वापस कहाँ पहुँचेगी, इस टर्मिनल पे। और यहाँ आने के बाद फिर से ये ऐड हो जाएंगी और वापस जो करंट की वैल्यू होगी कितनी हो गई, I हो जाएगी। और ये सर्किट में हमारे पास इस तरह से I करंट का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गई, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है और यहाँ पे वापस ये मिल जा रही है और मिल करके फाइनली यहाँ पे I इनकी वैल्यू हो जा रही है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, यानी पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यानी I इज इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट क्या हो गया, करंट का एडिशन हो गया। यानी जो करंट हमारी एडिशन का मतलब यहाँ जो करंट थी यहाँ पे क्या हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। और ये सबसे खास चीज़ कि जब सर्किट हमारी कैसी होती है, पैरेलल में होती है, इसका मतलब ये मानते हैं कि ये सारी जो रेजिस्टर्स हैं ये डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं, इस बैटरी या सेल से जुड़े हुए हैं। इस तरह से वोल्टेज कैसा होता है, सेम। तो आप लिख सकते हो कि वोल्टेज इज सेम for all resistors। आप क्या पाएगा, आपने क्या मिला आपको कि सारे जो रेजिस्टर्स है इसके क्रॉस वोल्टेज कैसा है, सबका वोल्टेज भी सेम है। करंट हमारी क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम निकालना चाहते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम का मतलब ये हो गया कि इन तीनों रेजिस्टर्स की जगह पे एक हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स आ जाए और अभी भी हमारे पास सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी हो, अभी भी सर्किट में करंट की वैल्यू अभी भी I हो। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हमने यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया इसका नाम लिया RP फॉर पैरेलल। सर्किट का वोल्टेज अभी भी है, ये स्विच हमारा हो गया, स्विच ऑन होने पे अभी भी करंट कितनी जा रही है, I। यानी करंट का फ्लो कितना है, अभी भी I है। तो ये करंट हमारी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। रेजिस्टेंस हमारा क्या है, ये RP है। RP इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इस कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे इसका बनाएंगे, देखो I इक्वल टू I का करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये I1 की वैल्यू कितनी होगी, यानी जो सर्किट में हमारे पास जो करंट जा रही है I1। तो हमारे पास रिलेशन है V इज इक्वल टू I इंटू R। देखो ये तुम्हारा जनरल रिलेशन ही है।
इसकी मदद से हम लोग क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू, वोल्टेज सब में सेम है तो V अपॉन R1, ऐसे करंट I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, एंड I3 इज इक्वल टू क्या हो गया, I3 इज इक्वल टू हो गया V अपॉन R3। ये तीनों हमारे पास करंट की वैल्यूज आ गई। और जो लास्ट हमारे जो इक्विवेलेंट सर्किट आया है, इसके लिए भी देख लो, इसके लिए भी क्या आएगा, तो इसके लिए हमारे पास जो आएगा करंट I, देख लो इसके लिए जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा, वो V अपॉन उसका रेजिस्टेंस कितना है, देखो ये कितना है, RP है, तो यहाँ RP कर दो। अब आ जाओ मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन हमारा कौन सा है, यही तो है। तो इसमें क्या करना होगा, अब इसमें इनकी वैल्यूज को पुट कर दो, तो देख लो क्या हो गया, I1 की वैल्यू कितनी है, I1 इज इक्वल टू है V अपॉन R1, I2 कितना है, V अपॉन R2, और ये I3 कितना है, ये V अपॉन R3। ये तो उनकी वैल्यूज हो गई। V आपको कॉमन दिख भी रहा होगा, तो V कॉमन निकाल लीजिए, V कॉमन निकाल लो, बचा आपके पास क्या, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब आप देखो, आपने सर्किट करंट I जो निकाली थी ना, ये I की वैल्यू कितनी है, तो I की वैल्यू हमारे पास देख लो कितनी आई थी, V अपॉन RP, तो इसकी जगह पर रख दो, वो ये हो गया V अपॉन RP। ये वोल्टेज आपका यहां से कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या आया 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी हम करते क्या है, यानी हमें अगर आपको रेजिस्टर्स की वैल्यू दी गई है और इनको किस में जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है, तो इनको करना क्या होगा, इनको जस्ट रिवर्स करके इनको ऐड करना होगा। देख लो क्या करोगे, रिवर्स करके इनको ऐड कर दोगे। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये आंसर हमारा फाइनल नहीं है। हमको वापस क्या चाहिए, हमको वापस ये RP की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए करोगे क्या, तो अभी मान लो सपोज करते हैं कि हमारे पास दो ही रेजिस्टर है, एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास दो ही रेजिस्टर है। सो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास एलसीएम ले लो, R1 R2 हो गया, यहाँ हो गया R2 प्लस R1। तो अब आपके पास क्या है, ये 1 अपॉन RP है, निकालना क्या था, RP निकालना था ना आपको। तो RP इज इक्वल टू कितना हो गया, RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये देखो, ये रिलेशन हमें फाइंड करना था। फाइनल हमारे पास ये आंसर आ गया। 2 है रेजिस्टर तो 2 करो, 3 है तो 3 के लिए सॉल्व करो, 4 है तो 4 के लिए सॉल्व करो। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, यानी पैरेलल में जब रेजिस्टेंस को जोड़ना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इन रेजिस्टेंस को उल्टा कर देंगे और उल्टा करके जोड़ देंगे। तो सबसे अच्छी बात यहाँ क्या आती है यार, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या इंटरेस्टिंग बात है कि अगर सपोज करो हमारे पास इनकी वैल्यूज कितनी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये 2, 4 और 6, ये तीन वैल्यूज हैं, 2, 4, 6 ओम की वैल्यूज हैं, और इनको पैरेलल में जोड़ना है। तो पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दो, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6। इसका एलसीएम ले लो, ये कितना आ गया आपका 12 आ गया, सॉल्व कर लो, 6 आ गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया, कितना हो जाएगा 11 अपॉन 12, ये हो गया 1 अपॉन RP। सो RP इज इक्वल टू कितना आ गया 12 अपॉन 1, दैट इज 1.1। 1.1 का मतलब ये देखो, फिर से बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप 2, 4, 6 को आपने पैरेलल में ऐड किया तो आपके पास इक्विवेलेंट जो रेजिस्टर्स है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कम वाले से भी कम आ रही है। कम वाला कितना है 2, और रिजल्टेंट कितना आ रहा है 1.1, यानी कम वाले से भी क्या हो रहा है, कम आ रहा है। और सीरीज में आपने क्या देखा था, ज्यादा वाले से भी ज्यादा आ रहा था, और यहां कम वाले से भी कम आ रहा है। तो क्या क्या चीजें आपको यहां समझनी है, तो मेन चीज ये समझनी है कि जब सर्किट हमारा कैसा होता है, पैरेलल में होता है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, करंट हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वोल्टेज कैसा रहता है, सब में सेम रहता है। और सबसे फाइनल डिस्कशन क्या है कि आप जो वैल्यूज ऐड करोगे तो जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी पैरेलल के कंडीशन में, यानी रिजल्टेंट उससे भी कम आएगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज और देख लो, यहाँ पे ये रिलेशन से I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको अगर आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करने का मतलब आप ऐसे ले लो कि I1 इज टू I2 इज टू I3, ऐसे ले लो,
I1 इज टू I2 इज टू I3, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3, ये इस तरह से हो जाएगा। तो सीरीज और पैरेलल में आपका क्या रिलेशन है? सीरीज पैरेलल में आपको कैसे बेसिक चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना है, कैसे पहचानना है, क्योंकि अभी आगे हम जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में, तो मेन प्रॉब्लम बच्चों को आती क्या है कि बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि सर्किट ये सीरीज में है या पैरेलल में है। अभी कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि सर्किट को पहचानना है, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल सा सर्किट है ना, तो बहुत बेसिक सर्किट है। आपको मिक्स सर्किट यानी सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन दिए रहेंगे, वहाँ पे पहचानना रहता है कि सर्किट किस सीरीज में है या पैरेलल में, या इसका मिक्स है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो तरीका आप बिल्कुल याद रखिएगा। सर्किट जो रेजिस्टेंस है अगर वो आपको सीरीज में होते हैं, तो अगर सीरीज में तभी माने जाएंगे जब उन रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। वैल्यू करंट की कैसी होगी? सेम होगी। तो ये क्या कहलाएगा? सीरीज में कहलाएगा। अदरवाइज अगर आप उसमें देखोगे कि अगर दोनों टर्मिनल उनके साथ साथ हैं, फर्स्ट टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल दोनों अलग अलग ज्वाइंट है, तो ये कैसे हो जाएंगे? पैरेलल में। यानी पैरेलल में वोल्टेज कैसा होगा? सेम हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बड़े सिंपल हैं, एक ही करके देखते हैं। बस आपको पहचानना होगा सर्किट में कैसे ये सीरीज या पैरेलल में है। देखो पहले क्वेश्चन में दे रहा है, ये हमारे पास इस तरह से ये रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। आपको करना क्या है? आपको बताना है कि ये पॉइंट बी और सी के बीच में, यानी रेजिस्टेंस बी एंड सी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, यानी बी और सी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, इनके बीच में बताना भाई। तो देखो पहले तो आप ये सोचोगे कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से करें और करंट कहाँ फ्लो कर रही है, कैसे क्या करना है। तो इसके लिए बहुत परेशान ना हो। इसके लिए आप सिंपली रफली थोड़ा स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स हैं, तो एक बार थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे, बाद में अपने आप ये ठीक हो जाएगा। क्या करना होगा? अपने मन से एक सेल ले लो। ये सर्किट में कह नहीं रहा है, अपने मन से एक सेल ले लो। सेल का पॉजिटिव नेगेटिव किधर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पॉजिटिव ऐसे दिखा दिया है। तो जब पॉजिटिव आपने दिखा दिया है, तो इसका मतलब इधर से करंट ऐसे आएगी, करंट आएगी, और यहाँ ध्यान देना, करंट जब इस तरह से आएगी, यहाँ आने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, और कुछ इधर जाएगी। तो ये करंट इधर जा रही है ना, देखो ये करंट इधर जाएगी, और ये करंट ऐसे होते हुए यहाँ पहुँचेगी। यानी आपको क्या दिख रहा है? ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, देखो ये जो करंट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, वही करंट इसमें और इसमें जा रही है। यानी जो दोनों रेजिस्टेंस है, इसमें करंट की वैल्यू कैसी है? करंट की वैल्यू सेम है। तो जब करंट की वैल्यू सेम होती है, तो ये सर्किट क्या होती है? सीरीज में। यानी ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे होंगे? सीरीज में। और सीरीज में करते क्या हैं? इन दोनों को सिंपल ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया इनके बीच का, वो क्या हो गया? 7 + 3 दैट इज 10 ओम। यानी रेजिस्टेंस कितना हो गया? इनका रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो? इस सर्किट को, इनको हटा दो, इनको आप हटा दीजिए, और इसकी जगह पे क्या करिए? इसकी जगह पे जो 10 ओम आया है, इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ लगा दीजिए। यहाँ देखिए, इसकी जगह पे क्या करिए? एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 हो गई। अब आप देखो कि ये 10 और ये 10, इनके जो टर्मिनल हैं एक साथ हैं। इनका, इसका जो स्टार्टिंग का और इसका जो दोनों के टर्मिनल कैसे हैं? एक साथ हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस फिर से क्या हो गए? ये दोनों रेजिस्टेंस फिर से ये पैरेलल में हो गए, 1/10 और ये 1/10। यानी ये दोनों क्या है? ये पैरेलल में हो गए। तो आपको क्या करना होगा? 1/10 + 1/10 उल्टा करके जो ऐड करते हैं ना, दैट इज 2/10। आप उसको फिर से उल्टा करोगे तो ये कितना आएगा? ये आपका 5 ओम आ जाएगा। यानी इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 5 ओम आ जाएगा। इनको अब हटा दीजिए यहाँ से। इनको आपने जब हटा दिया तो इसकी जगह पे क्या मिला? इसकी जगह पे आपको मिला एक रेजिस्टर जिसकी वैल्यू कितनी है? 5 ओम है। अब आ जाते फिर से सर्किट में। अब ये करंट जो आ रही थी, करंट यहाँ से इधर गई, कुछ करंट इधर गई, और जो करंट इधर जा रही है ऐसे, वही करंट इसमें भी जा रही है। यानी इन दोनों में करंट कैसा हो गया? इन दोनों में करंट कैसा हो गया? सेम हो गया। और जब करंट सेम हो गया तो ये दोनों कैसे होंगे? वापस हमारे ये सीरीज में आ गए। देखो ये वापस कितने आ गए? सीरीज में आ गए। और सीरीज में इसकी वैल्यू क्या होगी? 9 + 5 कितना हो गया? 14 ओम। यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 14 ओम।
अब इनको हटा दीजिए और इनकी जगह पे क्या करिए, एक 14 ओम का रेजिस्टेंस लगाइए। 14 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, कितना, 14 ओम का। देखिए 14 ओम का रेजिस्टेंस लगा। अब ये 14 और ये 5 दोनों क्या है, देखो ये दोनों आपस किसमें है, पैरेलल में है। तो क्या करना होगा, 1/14 प्लस 1/5, इनको जोड़ दीजिए, पैरेलल में इनको जोड़ दीजिए। आप चाहो तो बैटरी को हटा लो, बैटरी को अब यहाँ रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका काम हो चुका है, इसको हटा दीजिए। यानी जो रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा, इनको जोड़ो तो इसकी वैल्यू के, इसका एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम की वैल्यू आपकी आ गई 17 आ गई ना। नाइनटीन बाई 17, और इसका क्या करोगे, उल्टा करोगे। यानी अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, आर बी सी। बी सी क्रम कितना आ गया, 70/19, इतने ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा प्रॉब्लम था, बस आपको पहचानना है कि कैसे हमारे पास सर्किट में करंट कैसे फ्लो कर रही है, सीरीज या पैरेलल में। इसके लिए आपको करंट का फॉलो करना होगा, करंट का डायरेक्शन कैसे है और करंट किस रेजिस्टेंस में कितनी करंट की वैल्यू कहाँ जा रही है।